हेलो डियर स्टूडेंट, मैं कमलेश शर्मा एक बार आप सबके बीच फिर से उपस्थित हुआ हूं निकी केमिस्ट्री क्लासेस लेकर। तो बेटा आज हम बात करेंगे सीरीज नंबर 6 की। तो चलो बेटा स्टार्ट ही करते हैं। तो 6 नंबर सीरीज में फिर से बेटा हम आपका 6 नंबर सीरीज में जो है ना पूरी की पूरी सेकंड बुक लेकर आए हैं। तो आरबीएससी वाले बच्चों आप जल्दी से तैयार हो जाओ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम आपका बुक नंबर 2 का ब्लूप्रिंट के बेस पर सीरीज लेकर आए हैं। तो इसमें बेटा पहला वही सेक्शन आपका ए होगा जिसमें पहला क्वेश्चन आपका बेटा बहुविकल्पी होगा और ये आपके बेटा टोटल 16 क्वेश्चन आधे आधे नंबर के यानी कि टोटल आपका 8 नंबर का आएगा। तो चलते हैं बेटा सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है बेटा मैथिल क्लोराइड के अपचयन से प्राप्त होता है। अपचयन से प्राप्त होता है। पहला ऑप्शन है बेटा एथेन, दूसरा है बेटा मेथेन, तीसरा है बेटा आपका प्रोपेन एंड चौथा ऑप्शन है बेटा बेंजीन। तो देखो बेटा मैथिल क्लोराइड है ना यानी कि एक कार्बन का है। तो एक कार्बन का क्लोराइड अपचयित होगा किसमें? एक कार्बन के एल्केन में, अर्थात आपका होगा इसमें बेटा मेथेन। सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। लिखा है बेटा C6H5OH फिनॉल और इसकी क्रिया करा रहे हैं बेटा PCl5 से। तो इन्होंने कहा है यहां बना दिया ए और कहा है कि ए है क्या है बेटा ए? तो पहला ऑप्शन दिया इन्होंने C6H5Cl, दूसरा दिया इन्होंने बेटा C6H5NH2, तीसरा ऑप्शन दिया है बेटा इन्होंने C6H5CH2Cl एंड लास्ट ऑप्शन दिया है बेटा इन्होंने C6H5CH3। तो बेटा आप सबको पता है कि जब भी हम एल्कोहल या फिनॉल की क्रिया PCl5 से कराते हैं तो क्या बनता है? अगर आपका एलिफेटिक है एल्कोहल है तो आपका क्या बनेगा बेटा? एल्कोहल क्लोराइड। और फिनॉल है तो वो भी क्या बनाएगा? क्लोराइड। तो इसका मतलब है आपका क्या बनेगा? क्लोरोबेंजीन। थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है बेटा आपका C2H5COOAg+Br2 और कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में ये इन्होंने लिखा है क्वेश्चन मार्क प्लस AgBr। तो बेटा यहाँ क्वेश्चन मार्क में क्या बनेगा वो पूछा इन्होंने। ए नंबर लिखा है आपका CH3Br, बी नंबर में लिखा है बेटा C2H5Br, सी नंबर में लिखा है बेटा CH3CH2COBr एंड डी नंबर में लिखा है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो बेटा क्या होगा? तो यहां से CO2 भी निकलता है बेटा, AgBr भी निकलता है, तो एथिल ब्रोमाइड बनता है। आगे चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा कि एल्कोहलिक किण्वन किसके द्वारा किया जाता है? एल्कोहलिक किण्वन किसके द्वारा किया जाता है? पहला CO2, दूसरा बेटा सोडियम बाइकार्बोनेट, तीसरा है ईस्ट एंड चौथा है फॉस्फेट। तो देखो बेटा एल्कोहल का जो किण्वन है ना वो किसके द्वारा कराया जाता है? ईस्ट द्वारा कराया जाता है। क्यों? क्योंकि ईस्ट में आपका जाइमेज एंजाइम उपस्थित होता है। जाइमेज एंजाइम ही बेटा क्या करता है? ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। आगे लिखा है अधिकतम हाइड्रोजन बंधुता है। अधिकतम हाइड्रोजन बंधुता है किसमें है बेटा? पहला ऑप्शन है एथेनॉल में, एथेनॉल में, दूसरा बेटा एथिल क्लोराइड में, एथिल क्लोराइड में, तीसरा है बेटा आपका डाई एथिल ईथर में, डाई एथिल ईथर में एंड चौथा ऑप्शन दिया बेटा उन्होंने ट्राई एथिल एमीन में, ट्राई
एथिल एमीन में। तो ट्राई एथिल एमीन में तो बेटा हाइड्रोजन ही नहीं है, डाई एथिल ईथर में भी ऑक्सीजन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, एथिल क्लोराइड में भी नहीं है, तो एक ही ऑप्शन है बेटा क्या, एथेनॉल। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा बेटा एल्कोहल का निर्जलीकरण। सेकंड में लिखा है एल्कोहलों का निर्जलीकरण अभिक्रिया में, निर्जलीकरण अभिक्रिया में क्रियाशीलता का सही क्रम है, क्रियाशीलता का सही क्रम है। पहला ऑप्शन है बेटा आपका प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक, दूसरा है बेटा तृतीयक द्वितीयक प्राथमिक, तीसरा है बेटा प्राथमिक तृतीयक द्वितीयक, एंड चौथा ऑप्शन है बेटा आपका इनमें से कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं। तो बेटा क्या होगा, निर्जलीकरण, निर्जलीकरण सबसे जल्दी होता है बेटा टर्सरी में, फिर सेकेंडरी में और फिर फाइनली आपका प्राइमरी में। 7वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7वें नंबर लिखा बेटा स्टीफन अभिक्रिया द्वारा, स्टीफन अभिक्रिया द्वारा निम्न में से किसका संश्लेषण किया जा सकता, निम्न में से किसका संश्लेषण नहीं किया जा सकता है। पहला है बेटा आपका CH3CHO, दूसरा C2H5CHO, तीसरा है बेटा आपका C6H5CHO एंड चौथा है बेटा CH3COCH3। तो देखो बेटा स्टीफन अभिक्रिया द्वारा केवल और केवल एल्डिहाइड का निर्माण होता है, कीटोन का नहीं। तो ये भी एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड है, तो केवल एक ही ऑप्शन आएगा बेटा कौन सा, एसीटोन CH3COCH3। अब देखो बेटा 8वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8वां नंबर लिखा है बेटा कि CH3CHO को फैलिंग विलयन के साथ गर्म करने पर, को फैलिंग विलयन के साथ गर्म करने पर, फैलिंग विलयन के साथ गर्म करने पर एक लाल अवक्षेप, एक लाल अवक्षेप निम्न के बनने के कारण होता है, निम्न के बनने के कारण होता है। क्या है पहला ऑप्शन Cu, दूसरा है बेटा CuO, तीसरा है Cu2O एंड चौथा है बेटा CuOH का होल ट्वाइस। तो बेटा फैलिंग विलयन में क्या बनता है आपका, Cu2O बनता है। क्लियर है, यही होता है आपका लाल अवक्षेप। बेटा जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। अब देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट है आपका 9 नंबर क्वेश्चन बेटा। 9 नंबर में लिखा है कि यौगिक जो क्षारीय आयोडीन के साथ आयोडोफॉर्म नहीं बनाता, आयोडोफॉर्म नहीं बनाता है। पहला ऑप्शन है बेटा एसीटोन, दूसरा ऑप्शन है बेटा एथेनॉल। तो बेटा एथेनॉल एसीटोन ये तो दोनों बनाते हैं। सी नंबर है डाई एथिल कीटोन, डाई एथिल कीटोन। और डी नंबर है बेटा आइसोप्रोपिल एल्कोहल, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। तो देखो बेटा यहां अगर एसीटोन की बात करें, यहां भी एक कार्बन है, क्योंकि इसको ऐसे तो लिखोगे आप CH3COCH3, ये अलग और ये आपका आयोडोफॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। एथेनॉल में क्या हो जाएगा बेटा CH3CH2OH, ये भी आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, आयोडोफॉर्म में। लेकिन डाई एथिल कीटोन
डाई एथिल कीटोन आपका बेटा किसी भी तरीके से आइडो फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा, आइसोप्रोपिल अल्कोहल भी हो जाएगा। आगे बेटा देखो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है कि निम्नांकित में से सर्वाधिक क्षारीय है, निम्नांकित में से सर्वाधिक क्षारीय है। पहला ऑप्शन CH3NH2, दूसरा CH3 का होल ट्वाइस NH, तीसरा है बेटा CH3 का होल थ्राइस N, और डी नंबर है बेटा C6H5NH2। देखो बेटा वैसे तो सारी के लिए क्या होता है कि जितने एल्किल ग्रुप ज्यादा होंगे वो ज्यादा सारी होगा, लेकिन बेटा एथिल और मेथिल में आप याद रखना द्वितीयक एमीन हमेशा अधिक क्षारीय होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 11 लिखा बेटा हिंस वर्ग अभिकर्मक है, हिंस वर्ग अभिकर्मक है। पहला लिखा है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, दूसरा बेटा बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, तीसरा बेटा बेंजीन सल्फोनामाइड, बेंजीन सल्फोनेमाइड, एंड डी ऑप्शन है बेटा फेनिल आइसोसाइनाइड, फेनिल आइसोसाइनाइड। तो इसमें बेटा हिंस वर्ग अभिकर्मक क्या हो जाएगा, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, क्योंकि बेंजीन पर SO2Cl जुड़ा होता है ना बेटा, उसी का नाम होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। आगे लिखा बेटा प्राथमिक व द्वितीयक एमीन में विभेद किया जा सकता है, प्राथमिक व द्वितीयक एमीन में विभेद किया जा सकता है। तो प्राथमिक और द्वितीयक एमीन में विभेद किया जाता है किसके द्वारा बेटा, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया से, दूसरा कार्बिल एमीन अभिक्रिया से, कार्बिल एमीन अभिक्रिया से, तीसरा सिफ अभिकर्मक से, सिफ अभिकर्मक से, एंड डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो बेटा प्राथमिक और द्वितीयक एमीन के लिए सबसे बेस्ट है इसमें कार्बिल एमीन अभिक्रिया। कार्बिल एमीन अभिक्रिया केवल प्राथमिक एमीन देते हैं, द्वितीयक एमीन नहीं। 13 नंबर क्वेश्चन देखो बेटा, 13 नंबर लिखा है कि निम्नांकित में से अपचायी शर्करा है, निम्नांकित में से अपचायी शर्करा है। पहला ऑप्शन है बेटा स्टार्च, दूसरा है बेटा सेलुलोज, तीसरा है बेटा लैक्टोज, एंड डी ऑप्शन है बेटा आपका राइबोस। तो बेटा देखो अपचायी शर्करा, अपचायी शर्करा स्टार्च है नहीं, पॉलीसैकेराइड है ये, सेलुलोज भी नहीं है, राइबोस भी नहीं है, केवल और केवल एक ही बेटा क्या, लैक्टोज जो है ना ये आपकी अपचायी शर्करा है। आगे देखो लिखा बेटा प्रोटीन होते हैं, अगला क्वेश्चन है प्रोटीन होते हैं, क्या होते हैं, देखो पहला ऑप्शन है बेटा पॉलीएस्टर, दूसरा है बोली बेटा पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, तीसरा ऑप्शन है बेटा पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, एंड डी ऑप्शन है बेटा पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो देखो बेटा हम आपको बता दें प्रोटीन क्या होते हैं, प्रोटीन आपके बेटा पॉलीपेप्टाइड होते हैं। आगे चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15 नंबर लिखा है बेटा कि न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल होते
हैं। पहला ऑप्शन सरल अणु, सरल अणु। दूसरा होता है बेटा प्रोटीन। तीसरा है बेटा आपका शर्करा एंड चौथा है बहुलक। चौथा क्या है बेटा? बहुलक। तो न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं बेटा? न्यूक्लिक अम्ल आपके बहुलक होते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा आपका 16, 16 नंबर। 16 नंबर लिखा बेटा निम्नलिखित में कौन सी शर्करा, निम्न लिखित में कौन सी शर्करा शेष तीनों से अधिक मीठी है? शेष तीनों से अधिक मीठी है। पहला ऑप्शन ग्लूकोज, दूसरा है बेटा लैक्टोज, तीसरा है बेटा फ्रक्टोज एंड डी है बेटा सुक्रोज। तो बेटा इसमें सबसे ज्यादा, इनमें ग्लूकोज, लैक्टोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज में सबसे ज्यादा मीठी है बेटा आपकी क्या? फ्रक्टोज। तो ये थे बेटा आपके क्वेश्चन नंबर 1, यानी कि ये आपके 16 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। आप इसका बेटा जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे चलते हैं। अब देखो बेटा, इसके साथ ही हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड होगा वो बेटा आपका रिक्त स्थान होगा। तो यहाँ पर आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो चलो बेटा करते हैं। इसमें बेटा आपके 10 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक आधे नंबर का होगा, तो रिक्त स्थान टोटल आपके 5 नंबर के आएंगे। पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। फर्स्ट पहला क्वेश्चन क्या है अब देखते हैं। पहला क्वेश्चन है बेटा स्टार्च का मूल सूत्र, स्टार्च का मूल सूत्र डॉट डॉट है। तो बेटा स्टार्च का मूल सूत्र क्या होता है? C6H12O5 का होल n। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन देखो बेटा, सेकंड क्वेश्चन लिखा है आपका एल्डोपेंटोज, एल्डोपेंटोज मतलब 5 कार्बन का आपको एल्डिहाइड वाला आपको शर्करा बतानी है। तो एल्डोपेंटोज का उदाहरण डॉट डॉट है। तो एल्डोपेंटोज का उदाहरण क्या है? तो बेटा यहां पर आप लिखोगे डी राइबोस। क्या लिखोगे? डी राइबोस आपकी एल्डोपेंटोज शर्करा है। थर्ड क्वेश्चन देखो बेटा, थर्ड लिखा है कि ग्लूकोज के अल्फा और बीटा, ग्लूकोज के अल्फा व बीटा रूप डॉट डॉट है। तो ग्लूकोज के बेटा अल्फा और बीटा रूप क्या है? एक दूसरे के एनोमर। क्या है? एक दूसरे के एनोमर है। फोर्थ नंबर अगर हम बात करते हैं बेटा, फोर्थ नंबर लिखा है कि बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड डॉट डॉट से अभिक्रिया नहीं करती, से अभिक्रिया नहीं करती। तो बेटा इसका आंसर क्या आ जाएगा? जो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है ना, ये बेटा आपका टर्सरी एमीन के साथ क्रिया नहीं करती। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? टर्सरी एमीन। फिफ्थ नंबर देखो बेटा हम बात करते हैं, लिखा है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल जलीय NaOH में विलेय है, जलीय NaOH में विलेय है क्योंकि अम्ल का, क्योंकि अम्ल का डॉट डॉट हो जाता है। तो बेटा देखो कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या है? जलीय NaOH में विलेय है क्योंकि ना अम्ल का क्या हो जाता है बेटा? खाली स्थान में क्या लिखोगे आप? अम्ल का हो जाता है बेटा विप्रोटोनीकरण। क्या हो जाता है? विप्रोटोनीकरण हो जाता है, इसलिए ये जल में क्या है? NaOH में सॉरी विलेय है। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है बेटा फॉर्मिक अम्ल को, क्या लिखा है?
फॉर्मिक अम्ल को अमोनीकृत सिल्वर नाइट्रेट विलयन में, सॉरी फॉर्मिक अम्ल नहीं है, ये फॉर्मेल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड को अमोनीकृत सिल्वर नाइट्रेट, अमोनीकृत सिल्वर नाइट्रेट के साथ गर्म करने पर, के साथ गर्म करने पर प्राप्त होने वाला अंतिम उत्पाद डॉट डॉट है। तो बेटा देखो फॉर्मेल्डिहाइड को अमोनीकृत सिल्वर नाइट्रेट यानी कि टोलन अभिकर्मक के साथ गर्म करने पर प्राप्त होने वाला उत्पाद क्या है बेटा, तो यहां पर आंसर लिखोगे फॉर्मिक अम्ल। क्या लिखोगे? फॉर्मिक अम्ल। 7 नंबर देखते बेटा। 7 नंबर में लिखा कि एथेनॉल की वाष्प को, एथेनॉल की वाष्प को 250 डिग्री सेल्सियस पर Al2O3 के ऊपर प्रवाहित करने पर डॉट डॉट उत्पाद प्राप्त होता है, उत्पाद प्राप्त होता है। तो बेटा देखो एथेनॉल की वाष्प को अगर हम एल्यूमिना के साथ गर्म करते हैं तो बेटा हमें एथिलीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एथिलीन। 7 के बाद बेटा 8 नंबर का देखते हैं। 8 नंबर में लिखा है ग्लूकोज का एथिल अल्कोहल में, ग्लूकोज का एथिल अल्कोहल में परिवर्तन, एथिल अल्कोहल में परिवर्तन डॉट डॉट एंजाइम की उपस्थिति में होता है, एंजाइम की उपस्थिति में होता है। तो ग्लूकोज बेटा अल्कोहल में किसके द्वारा? जाइमेज एंजाइम द्वारा परिवर्तित होता है। तो यहां पर क्या लिखोगे? जाइमेज। 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नंबर में लिखा है कि नॉर्मल प्रोपिल ब्रोमाइड, नॉर्मल प्रोपिल ब्रोमाइड को एथेनॉलिक KOH के साथ गर्म करने पर, KOH के साथ गर्म करने पर डॉट डॉट बनता है। तो देखो बेटा प्रोपिल ब्रोमाइड को एथेनॉलिक KOH के साथ, एथेनॉलिक KOH है यानी कि अल्कोहलिक KOH है, तो बनेगा बेटा क्या? आपका प्रोपीन। क्या बनेगा? प्रोपीन। और अगर यहाँ जलीय KOH होता तो बेटा बनता क्या? प्रोपिल अल्कोहल। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा आपका SN2 अभिक्रिया में, SN2 अभिक्रिया में मध्यवर्ती डॉट 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 बनता है। तो बेटा SN2 अभिक्रिया में मध्यवर्ती क्या बनता है? संक्रमण अवस्था। क्या बनती है बेटा? संक्रमण अवस्था। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 2। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लो बेटा, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अब देखो बेटा अब आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना बेटा वो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है और ये आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न होगा जिसमें कि आपके 8 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक एक का होगा, टोटल 8 नंबर के क्वेश्चन होंगे। तो चलते हैं बेटा। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो लिखा बेटा मैथिल क्लोराइड यानी कि CH3Cl एवं मैथिल आयोडाइड यानी कि CH3I में कौन अधिक क्रियाशील है? तो होता क्या बेटा, अगर मैथिल क्लोराइड और मैथिल आयोडाइड की बात करें तो उसमें बेटा मैथिल आयोडाइड जो है ना वो ज्यादा क्रियाशील होगा। क्यों होगा? क्योंकि बेटा आयोडीन का आकार क्या होता है? बड़ा होता है। तो आकार बड़ा होने के कारण क्या होता है, इसमें जो बंध होता है ना वो जल्दी टूट जाता है। तो वही हमने देखो सिंपल सा लिखा है बेटा
कि मेथिल आयोडाइड अधिक क्रियाशील है, क्योंकि आयोडीन के बड़े आकार के कारण बंध क्या होता है बेटा, जल्दी टूट जाता है। और जब बेटा बंध जल्दी टूटेगा तो सीधी सी बात है कि मेथिल क्लोराइड और मेथिल आयोडाइड दोनों में मेथिल आयोडाइड पहले बंध तोड़ेगा, तो पहले बंध तोड़ेगा तो वही पहले रिएक्ट करेगा, अर्थात वही पहले क्रिया करेगा। नेक्स्ट लिखा बेटा बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया लिखिए। तो आप सबको ये पता है सिंपल सी रिएक्शन है। बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया आपकी क्या हो जाएगी, एल्किल हैलाइड के 2 अणु लो और उसको क्या करो आप सोडियम धातु के साथ ईथर की उपस्थिति में गर्म कर दो तो आपका एल्केन बनता है। क्लियर है ना। वही हमने लिया बेटा एल्किल हैलाइड के 2 अणु लिए, ये RX ये भी RX, Na के साथ क्रिया कराई तो 2NaX निकल जाएगा, तो बेटा ये R और R सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाएंगे, इसका नाम हो जाएगा बेटा एल्केन। इसे हम क्या कहते हैं, एल्केन कहते हैं। तो ये आपका बेटा एल्केन बना और 2NaX निकल जाएगा। तो ये थी आपकी बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया। आगे हम बात करते हैं बेटा ल्यूकास अभिकर्मक किसे कहते हैं और इसका उपयोग भी लिखिए। तो ल्यूकास अभिकर्मक क्या है बेटा, ल्यूकास अभिकर्मक आपका बेटा सांद्र HCl तथा निर्जल ZnCl2 का मिश्रण है। क्लियर है ना। तो सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2 के मिश्रण को हम क्या कहते हैं बेटा, ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं और इसका उपयोग हम प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल के परीक्षण में करते हैं। ल्यूकास अभिकर्मक से हमें पता चल जाता है बेटा कि कौन प्राथमिक एल्कोहल है, कौन द्वितीयक एल्कोहल है और कौन सा तृतीयक एल्कोहल है। क्लियर है ना। आगे देखो बेटा अगला क्वेश्चन लिखा है आपका कि वह कौन सा एल्डिहाइड है जो फैलिंग परीक्षण नहीं देता। तो बेटा वह कौन सा एल्डिहाइड है जो फैलिंग परीक्षण नहीं देता, बिल्कुल सिंपल है, बेंजल्डिहाइड ही एक एल्डिहाइड है बेटा आपका जो फैलिंग परीक्षण नहीं देता। नेक्स्ट चलते हैं बेटा फॉर्मेल्डिहाइड की सांद्र KOH के साथ अभिक्रिया का समीकरण दीजिए। यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड की अगर हम सांद्र KOH या सांद्र NaOH के साथ अभिक्रिया लिखें बेटा तो उसको हम सिंपल सी भाषा में कह सकते हैं कैनिजारो अभिक्रिया, ये आपसे पूछ रही है। तो कैनिजारो अभिक्रिया में क्या होता है बेटा, हम फॉर्मेल्डिहाइड के 2 अणु लेते हैं और उसमें एक अणु आपका एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है और एक आपका सोडियम या पोटेशियम आपका कार्बोक्सिलेट में, या ये हम कह दें कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम या पोटेशियम लवण में परिवर्तित हो जाता है। और कैनिजारो अभिक्रिया बेटा वे ही एल्डिहाइड देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, इसको याद रखना है। तो वही हमने लिखा बेटा फॉर्मेल्डिहाइड के 2 अणु लिए 2HCHO और KOH के साथ रिएक्ट करवाए, तो एक अणु तो आपका मेथिल एल्कोहल में और दूसरा अणु इसका पोटेशियम फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपकी कैनिजारो अभिक्रिया है। आगे देखो बेटा लिखा है कि निम्न को उनकी क्षारकता के बढ़ते क्रम में लिखो। किस किस को, पहले तो NH3 को, दूसरा C6H5NH2 को, तीसरा बेटा CH3 का होल ट्वाइस NH को, लास्ट है आपका CH3NH2 को। क्लियर है ना। अब इसको हम लिखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें बेटा यहाँ पर ये फेनिल समूह है, -I प्रभाव है, तो -I प्रभाव अम्लीय गुण के होता है, तो इसका मतलब सबसे कम एनर्जी सबसे कम क्षारकता इसी को होगी। तो सबसे पहले हमने लिखा C6H5NH2, इसके बाद बेटा NH3, इसके बाद आपका आएगा मेथिलएमीन, यहाँ एथिल लिख दिया, मेथिलएमीन CH3NH2 और सबसे लास्ट में आएगा बेटा आपका डाईमेथिलएमीन यानी कि CH3 का होल ट्वाइस NH। ये क्षारकता का बढ़ता क्रम हो गया। क्लियर। आगे देखो लिखा बेटा 4 क्षारकों में से 3 के नाम लिखो। 3 के नाम लिखने हैं जो DNA व RNA दोनों में पाए जाते हैं। तो DNA और RNA में क्या क्या पाए जाते हैं बेटा, A, G और C, यानी कि एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन। इसको हम शॉर्टकट में A, G और C भी बोलते हैं। समझ गए ना। अगर आपका DNA होता तो U होता और आपका RNA होता तो T और एक्स्ट्रा होता। आगे लिखा बेटा ग्लाइसिन की ज्वेटर आयन संरचना लिखिए। तो ग्लाइसिन की ज्वेटर आयन संरचना क्या होती है बेटा, जैसे ग्लाइसिन का वैसे फार्मूला क्या होता है CHH, इधर जुड़ा होता है NH2, इधर जुड़ा होता है COOH, यहाँ का एक H निकल के यहाँ जुड़ गया आगे। समझ गए ना। तो यहाँ जुड़ेगा H प्लस, तो इसलिए इस पे प्लस आ गया, इस पे माइनस। इसी संरचना को हम बोलते हैं बेटा ग्लाइसिन की ज्वेटर आयन संरचना। क्लियर समझ में आ गया। तो बेटा जल्दी से स्क्रीनशॉट लो फिर आगे चलते हैं। अब देखो बेटा इसके साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहले हम बात करते हैं बेटा, देखो सेक्शन बी, सेक्शन ए में तो आप 3 क्वेश्चन हो गए, सेक्शन बी में आपके बेटा लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे और ऐसे आपके 12 क्वेश्चन होंगे 1.5 नंबर के, तो टोटल आपका 18 नंबर का होगा सेक्शन बी। तो सेक्शन बी में आपका बेटा हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। तो क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है बेटा कि पादप में कार्बोहाइड्रेट के 2 महत्वपूर्ण कार्य बताइए। जो बेटा आपका पादप है ना, इसमें हमें कार्बोहाइड्रेट के 2 महत्वपूर्ण कार्य बताने हैं। तो पहला कार्य क्या है बेटा कि पादप जो होता है ना, यानी कि जो पौधे हैं बेटा आपके, तो मैं जो उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है बेटा पादप में, वो स्टार्च के रूप में संचित रहता है। किसके रूप में, स्टार्च के रूप में। और दूसरा लिखा है कि पादप की कोशिका भित्ति जो है ना बेटा, वो सेलुलोज की बनी होती है। अब स्टार्च और सेलुलोज ये दोनों के दोनों क्या है बेटा आपके, एक प्रकार के कार्बोहाइड्रेट है। तो ये 2 महत्वपूर्ण कार्य थे। आगे लिखा बेटा कि ग्लूकोज की हाइड्रोक्सिलेमीन के साथ अभिक्रिया का समीकरण लिखो। तो हमें करना क्या है, ग्लूकोज की हाइड्रोक्सिलेमीन अभिक्रिया के साथ समीकरण लिखनी है। तो बेटा हाइड्रोक्सिलेमीन जो है ना,
वो केवल और केवल एल्डिहाइड समूह पर क्या करता है, आक्रमण करता है और आपका ग्लूकोज ऑक्साइम बनाता है। तो हमने लिया बेटा ग्लूकोज और इसकी हाइड्रोक्सिल अमीन NH2OH से क्रिया कराई, तो बेटा जो आपका एल्डिहाइड ग्रुप है ना, वहां से O और यहाँ से H2O निकल गया और NOH आपका डबल बॉन्ड के साथ जुड़ गया, तो CH डबल बॉन्ड NOH, इसका नाम है बेटा ग्लूकोज ऑक्साइम। क्या नाम है इसका, ग्लूकोज ऑक्साइम, ठीक है ना। तो ये ग्लूकोज ऑक्साइम बन गया। नेक्स्ट है बेटा कि क्या होता है जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की निम्न अभिकर्मक के साथ क्रिया कराते हैं, केवल समीकरण लिखिए। कौन कौन से अभिकर्मक, पहला है आपका बेटा फिनॉल और दूसरा है आपका एनिलीन। तो पहले हमने देखो बेटा फिनॉल के साथ रिएक्शन लिखवाई, तो ये हमने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लिया, ये फिनॉल लिया, यहाँ पर हमने फिनॉल का H दिखाया ताकि हम बता सकें आपको कि HCl निकल रहा है। तो फिनॉल लिया, तो ये बेटा आपका ऑर्थो हाइड्रोक्सी, ये क्या बना बेटा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी, क्योंकि यहाँ से ये वाला समूह ऑर्थो कंडीशन पे है, तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बना। क्या बना बेटा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। सेम बेटा बस OH हटाकर यहाँ NH2 कर दो, तो क्या बन जाएगा बेटा, ये एनिलीन हो जाएगा। तो एनिलीन में क्या बनेगा बेटा, यहाँ पर ऑर्थोस नहीं है बेटा, पैरा है, तो ये बना आपका पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। और ये बेटा दोनों की दोनों क्या हैं, ये दोनों की दोनों आपके डाई हैं, जिनको हम हिंदी में रंजक बोलते हैं। ये क्या है बेटा, रंजक है, ठीक है ना। ये बेटा आपकी युग्मन अभिक्रिया में लिखी होंगी, किसके, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के। आगे देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 है कि प्राथमिक तथा द्वितीयक एमीन को एक दूसरे से कैसे पहचानेंगे, रासायनिक समीकरण सहित लिखिए। तो होता क्या बेटा कि अगर हम प्राथमिक और द्वितीयक एमीन को हम कैसे पहचानेंगे, तो आप क्या करो, इसकी नाइट्रस अम्ल से क्रिया करा दो। तो नाइट्रस अम्ल से क्रिया कराने पर क्या होगा, जो प्राथमिक एमीन होगा वो तो N2 देगा, यानी कि नाइट्रोजन देगा, और द्वितीयक एमीन नाइट्रोजन नहीं देगा। तो वही देखो हमने भी लिखा बेटा कि प्राथमिक एमीन नाइट्रस अम्ल से क्रिया करके नाइट्रोजन मुक्त करते हैं, लेकिन आगे क्या लिखा है, द्वितीयक एमीन HNO2 से यानी कि नाइट्रस अम्ल से क्रिया करके N2 मुक्त नहीं करते हैं। कैसे, देखो RNH2 प्राथमिक एमीन लिया, नाइट्रस अम्ल से क्रिया कराई, तो क्या हो जाएगा बेटा, देखो यहाँ से R, यहाँ से एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन OH बना के हमने निकाल दिया ROH। अब यहाँ पर एक ऑक्सीजन बचा, वो यहाँ के H2 के साथ H2 करके निकल जाएगा, तो ये वाला नाइट्रोजन N2 के रूप में निकल जाएगा। तो इसका मतलब है कि प्राथमिक एमीन अल्कोहल बनाती है। लेकिन द्वितीयक में क्या, RNH, तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से क्या होगा आपका H और यहाँ से H और एक O, क्या निकल गया, H और H H2 और एक O H2O निकल गया, तो यहाँ पर क्या बचा NO, वो NO जुड़ जाएगा, तो ये बना आपका नाइट्रोसो कंपाउंड, तो ये नाइट्रोसो रहा। तो यहाँ केवल और केवल H2 निकलता है, N2 नहीं निकलता है। तो यही है बेटा, आपको एक दूसरे से को हम कैसे पहचानेंगे, तो हम इसकी क्रिया नाइट्रस अम्ल से करा देंगे। तो प्राइमरी एमीन तो क्या करेगा बेटा, नाइट्रोजन मुक्त करेगा, लेकिन द्वितीयक एमीन नाइट्रोजन मुक्त नहीं करेगा। आगे लिखा है बेटा कि एथिल एमीन जल में घुलनशील है, परंतु एनिलीन जल में नहीं घुलती, क्यों। अब होता क्या बेटा कि एथिल एमीन जो है ना, जैसे हम उसको जल के साथ घोलते हैं, तो एथिल एमीन जल के साथ क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के कारण ये क्या होता है, उसमें आसानी से घुल जाता है। लेकिन बेटा वहीं अगर हम एनिलीन की बात करें, तो एनिलीन क्या करता है, एनिलीन की जो बेंजीन रिंग है ना बेटा, वो बेंजीन रिंग क्या करती है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने का विरोध करती है, अर्थात एनिलीन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता, इसलिए ये क्या होती है, जल में अविलेय होती है। तो देखो हमने क्या लिखा है, तो आप इसको बेटा ऐसे लिखोगे कि एथिल एमीन C2H5NH2 जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेती है, इसलिए वह जल में क्या है, विलेय है। जबकि एनिलीन में बेंजीन रिंग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में क्या उत्पन्न करती है बेटा, बाधा उत्पन्न करती है, इसलिए यह H2O में अर्थात जल में नहीं घुलती है, ये इसका कारण है। अब देखो बेटा इसके बाद हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 9, नाभिक स्नेही के प्रति एल्डिहाइड की क्रियाशीलता कीटोन की तुलना में अधिक होती है। इन्होंने ये पूछा है कि जो आपका एल्डिहाइड है ना, वो कीटोन की तुलना में ज्यादा नाभिक स्नेही अभिक्रियाएं देता है, ऐसा क्यों। तो होता क्या बेटा कि एल्डिहाइड और जो कीटोन है ना, तो अगर हम एल्डिहाइड की बात करें, तो एल्डिहाइड के कार्बन परमाणु पर क्या होता है, धनावेश ज्यादा होता है इन कंपेरिजन टू किसके बेटा, कीटोन के। अगर कीटोन की तुलना में देखें तो जो आपका एल्डिहाइड है इस पर धनावेश ज्यादा होता है, कैसे, क्योंकि होता है क्या बेटा कि जो आपका एल्डिहाइड है RCHO है ना, या हम ये कह दें कि कीटोन है RRC डबल बॉन्ड O। बेटा ये प्लस आई प्रभाव वाला ग्रुप है, तो प्लस आई प्रभाव वाला ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन कार्बन को डोनेट करेगा, इस प्रकार से
C डबल बॉन्ड O और इधर कर देते हैं H। तो कार्बन पे क्या आया माइनस चार्ज, यहाँ पर क्या होंगे दो एल्किल ग्रुप इलेक्ट्रॉन पुश करेंगे इसकी ओर, तो इस पे क्या आएगा -2, मतलब एक इसकी वजह से माइनस एक इसकी माइनस, तो इस पे माइनस ज्यादा इस पे माइनस है कम, तो इसका मतलब इन दोनों कार्बन में कौन ज्यादा धनात्मक है, ये धनात्मक हो जाएगा क्योंकि इस पे -2 इस पे -1 है, इसका मतलब इस पे माइनस ज्यादा इस पे माइनस कम, तो इसका मतलब इस पे धन ज्यादा इस पे धन कम हो जाएगा, अपोजिट चलता है, क्लियर है ना। तो यहाँ का जो कार्बन है वो कैसा होता है बेटा, वो होता है धनावेशित, तो इसलिए ये क्या करता है, इस पर आसानी से नाभिक स्नेही आक्रमण कर लेता है। तो वही हमने लिखा कि बेटा एल्डिहाइड के कार्बोनिल समूह के कार्बन परमाणु पर, जो एल्डिहाइड है ना, तो एल्डिहाइड के कार्बोनिल समूह के कार्बन परमाणु पर कीटोन की तुलना में धनावेश ज्यादा होने के कारण, कीटोन की तुलना में क्या बेटा, धनावेश ज्यादा होने के कारण नाभिक स्नेही के प्रति एल्डिहाइड की क्रियाशीलता कीटोन से क्या होती है, अधिक होती है, क्लियर। आगे लिखा बेटा कि इटार्ड अभिक्रिया का समीकरण लिखो, तो इटार्ड अभिक्रिया में क्या होता है बेटा, इटार्ड अभिक्रिया में आप क्या करो बेटा, टालवीन लो और इसको क्रोमिल क्लोराइड, ये लिखा है CrO2Cl2, क्रोमिल क्लोराइड और CH2 द्वारा इसका क्या कराओ बेटा, अपघटन कराओ, तो आपका क्रोमिल संकुल मिलेगा, जैसे ये बना दिया हमने क्रोमिल, या हम ये कहते हैं कि क्रोमियम संकुल मिला आपको। ये क्रोमियम संकुल क्या होता है, जल अपघटित हो जाता है बेटा अम्लीय माध्यम में, किसमें, बेंजीएल्डिहाइड में, किसमें हो जाता है बेटा, बेंजीएल्डिहाइड में। तो इस अभिक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, इटार्ड अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या बेटा, नेक्स्ट है आपका कि जो प्रोपेनल है यानी कि एल्डिहाइड एवं प्रोपेनॉन यानी कि कीटोन, तो बेटा प्रोपेनल एवं प्रोपेनॉन में विभेद करने के रासायनिक परीक्षण को समीकरण सहित लिखो। तो इसका मतलब एल्डिहाइड और कीटोन में पहले तो हमें विभेद करना है, वो भी उसके हम रासायनिक समीकरण सहित लिखेंगे। तो हमने आपको बताया बेटा कि जो प्रोपेनल है, अगर हम इन दोनों की फेलिंग विलयन से या टॉलेन अभिकर्मक किसी से भी करवा दो, फेलिंग विलयन से अगर क्रिया कराते हैं बेटा तो एल्डिहाइड फेलिंग विलयन को अपचेद कर देता है किसमें, लाल भूरे अवक्षेप में, ठीक है ना। और बेटा जो आपका अगर टॉलेन अभिकर्मक लेते तो वो उसको रजत दर्पण में। तो यहाँ पर देखो हमने क्या लिखा, हमने लिखा है कि प्रोपेनल फेलिंग विलयन को अपचेद कर लाल भूरा अवक्षेप देता है। अब लाल भूरा अवक्षेप किसका देगा, तो हमने बेटा आपका एल्डिहाइड लिया RCHO और इसको हमने फेलिंग विलयन 2CuO के साथ किया, तो यहाँ पर ये तो आपका एल्डिहाइड अपचेद हो गया, ऑक्सीकृत हो गया किसमें, कार्बोक्सिलिक अम्ल में, और ये बेटा जो CuO था ये बना लेगा Cu2O, इसी का मिलता है बेटा आपको क्या, लाल भूरा अवक्षेप, समझ गए ना। तो ये लाल भूरा अवक्षेप इसी का होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर यही बात हम बेटा प्रोपेनॉल की बात करते, प्रोपेनॉल नहीं है बेटा प्रोपेनॉन है, अगर यही बात हम प्रोपेनॉन की करते तो प्रोपेनॉन बेटा यह अभिक्रिया नहीं देता, वही हमने लिखा, देखो बेटा अब प्रोपेनॉन, सॉरी R2 तो नहीं लिखना चाहिए था, एक मिनट, CH3CO और CH3 है ना, और यहां पर हमें लिखना चाहिए था बेटा क्या देता है, यहां पर हमें लिखना चाहिए था C2H5, क्या लिखना था, यहां लिखना था हमें C2H5 COOH, क्लियर हो गया, प्लस Cu2O हो गया। आगे देखो बेटा लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा कि फिनॉल की अम्लीय प्रकृति समझाइए, हमें फिनॉल की क्या समझानी है, अम्लीय प्रकृति समझानी है। तो बेटा फिनॉल की अम्लीय प्रकृति के लिए सिंपल सा लिखा हमने कि फिनॉल की अम्लीय प्रकृति जलीय विलयन में मुक्त प्रोटॉन के कारण होती है, यानी कि अगर हम फिनॉल को जल में घोलते हैं तो वो हमें क्या करता है, प्रोटॉन देता है, और प्रोटॉन देकर क्या बनता है बेटा, जिससे फिनॉक्साइड आयन बनता है। अब आपको पता ही अगर कोई भी आपका पदार्थ जल में घोलने पर H+ आपको दे रहा है यानी कि प्रोटॉन दे रहा है, तो वो क्या होता है बेटा, अम्ल होता है। आगे चलते हैं बेटा, आगे लिखा है कि प्राथमिक, ये क्या है बेटा, प्राथमिक व द्वितीयक अल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से बनने वाले उत्पाद के नाम एवं रासायनिक समीकरण लिखो। बनने वाले जो भी उत्पाद होंगे उनके समीकरण भी लिखने, उनके नाम भी लिखने हैं। तो बेटा देखो प्राथमिक अल्कोहल तो आपका एल्डिहाइड देता है और द्वितीयक अल्कोहल आपका कीटोन देता है। कब, जब हम इसको कॉपर की उपस्थिति में 573 केल्विन पे गर्म करते हैं तब, क्योंकि फिर आपका हाइड्रोजन निकल जाता है। तो एल्डिहाइड प्राथमिक अल्कोहल और द्वितीयक अल्कोहल कीटोन दे देता है, ठीक है ना। रिएक्शन ये नहीं। आगे देखो लिखा बेटा 2-ब्रोमोपेंटेन में विलोपन अभिक्रिया समझाइए। तो 2-ब्रोमोपेंटेन, अब बेटा हम करते क्या है, ब्रोमोपेंटेन को हम क्या करते हैं, अल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करते हैं, अर्थात उसके द्वारा हम इसको अपघटित करते हैं। तो क्या होता है बेटा, दो प्रकार की एल्कीन बनती है, एक तो पेंटेन 1 और एक पेंटीन 2। कैसे होता क्या बेटा कि यहाँ से अल्फा, देखो जैसे ये ग्रुप से Br जुड़ा है तो ग्रुप के बगल वाला कार्बन, जैसे ये तो मान लो कार्बन, इस पे तो Br जुड़ा ही है, इसके बगल में ये वाला कार्बन अल्फा और ये वाला भी क्या हो जाएगा, अल्फा, हो गया ना। तो यहाँ से क्या होता है, सॉरी ये वाला अल्फा है, इससे जुड़ा हुआ ये बीटा और इधर भी क्या हो जाएगा बीटा। तो यहाँ बीटा से H और अल्फा से Br, HBr निकल गया। जब बेटा हम पहले कार्बन और दूसरे कार्बन से HBr निकालते हैं, समझ रहे ना,
ये HBr माइनस लिखा ना, पहले दूसरे कार्बन से निकालते हैं तो डबल बॉन्ड पहले दूसरे कार्बन में आता है, लेकिन जब हम दूसरे और तीसरे कार्बन से HBr निकालते हैं तो डबल बॉन्ड आता है तीसरे पर। तो अब कौन सा अधिक बनता है, तो बेटा वही आपका एल्कीन अधिक मात्रा में बनता है, जिसमें एल्कीन अर्थात डबल बॉन्डेड वाले कार्बन से ज्यादा एल्किल ग्रुप जुड़े। जैसे यहाँ डबल बॉन्ड वाला ये कार्बन, ये दोनों, इससे एक साइड एक एल्किल ग्रुप, ये एक एल्किल, यानी कि इसमें दो एल्किल ग्रुप है और इसमें केवल और केवल एक ही एल्किल ग्रुप जुड़ा है, ये प्रोपिल के रूप में, तो ये वाला बनेगा ज्यादा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट लिखा बेटा क्लोरोफॉर्म को बंद बोतलों में रखा जाता है, क्यों? तो हमने आपको सिंपल सा ऑक्सीजन दिया बेटा, क्यों रखा जाता है? क्योंकि क्लोरोफॉर्म वायु से सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया कर लेता है और एक विषैली गैस या विषैला पदार्थ फॉस्जीन बनाता है। क्लियर है ना, इसलिए हम क्लोरोफॉर्म को बंद बोतलों में रखते हैं। क्लियर आ गया बेटा समझ में? आप जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम सेक्शन सी की ओर चलते हैं। अब देखो बेटा, इसी के साथ हम बात करते हैं सेक्शन सी की। सेक्शन सी में आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएंगे बेटा, 3 क्वेश्चन आएंगे, टोटल ये 9 नंबर का होगा। ठीक है ना, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 लिखा क्या होता है जब, और केवल बेटा आपको क्या देनी है, इसमें रासायनिक समीकरण लिखनी है और कुछ नहीं लिखना, लैंग्वेज तो बिल्कुल लिखनी ही नहीं है। तो इसमें देखते हैं बेटा, पहला क्वेश्चन है कि क्लोरोबेंजीन की क्रिया नाइट्रेटिक मिश्रण से कराई जाती है। दूसरा कि एरिल हैलाइड सोडियम से क्रिया करता है। तीसरा बेटा एनिलीन बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से क्रिया करता है। तो पहले अगर हम बात करें बेटा कि क्लोरोबेंजीन, अगर क्लोरोबेंजीन की नाइट्रेटिक मिक्सचर क्या होता है बेटा, सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 का मिश्रण होता है नाइट्रेटिक मिश्रण। तो नाइट्रेटिक मिक्सचर से करेंगे तो क्या होगा बेटा, तो देखो हमने क्लोरोबेंजीन लिया तो इसमें नाइट्रेटिक मिक्सचर क्या है, सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 का मिक्सचर होता है बेटा। तो यहां से क्या हो जाएगा बेटा, यहां से आपका H2O निकल जाएगा, H2O निकलेगा तो बेटा क्या हो जाएगा, NO2 बचेगा, तो वो NO2 ऑर्थो और पैरा पर जुड़ जाता है, एक बार ऑर्थो पर एक बार पैरा पर, तो ऑर्थो और पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन आपका बनेगा। ठीक है ना। सेकंड है आपका एरिल हैलाइड से कराएंगे, तो एरिल हैलाइड लिया हमने बेंजीन और उसमें X जोड़ दिया, तो 2 बेंजीन लिए और X, जैसे बोर्ड रिएक्शन था ना बेटा, आप एल्किल हैलाइड ले रहे थे। क्लियर है ना, आया कि नहीं आया? ऐसी होती है आपकी बेटा ये रिएक्शन। इसमें करना है क्या, केवल आपको AR की जगह, सॉरी R की जगह AR यानी कि एरोमेटिक रिंग लेनी है। तो ये आपने क्या किया, एरिल हैलाइड लिया, सोडियम धातु से क्रिया कराई और आपका बाइफेनिल या डाइफेनिल बन जाता है। आगे देखो बेटा, एनिलीन की बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लिया, बेंजीन N2Cl जोड़ दिया, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये एनिलीन ली, यहाँ से HCl निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा तो क्या बनेगा बेटा, पैरा एमिनो एजोबेंजीन बनेगा, जो कि क्या है बेटा आपकी डाई है। ठीक है ना। आगे क्वेश्चन नंबर 17, कि निम्नलिखित अभिक्रिया द्वारा ईथर बनाने के समीकरण लिखो। कौन कौन सी है? A नंबर एल्कोहल के निर्जलीकरण से, B है विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया से। फिर इसमें सेकंड क्वेश्चन दिया है एल्कोक्सी बेंजीन की अनादि संरचना बनाइए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, फर्स्ट का A नंबर देखते हैं, अल्कोहल का निर्जलीकरण करते हैं। हमने बेटा अल्कोहल लिया, देखो CH3 CH2OH एथिल अल्कोहल के 2 अणु लिए, इसको 140 पर गर्म किया बेटा, किसकी उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में बेटा, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। तो यहाँ से H2O निकल गया तो CH3 CH2 यानी कि C2H5, ये O और ये C2H5, तो C2H5 O C2H5 डाई एथिल ईथर बन गया। और बेटा देखो अगर हम विलियमसन संश्लेषण क्रिया की बात करें B, तो इसमें क्या करते हैं हम, एल्किल हैलाइड की क्रिया बेटा किससे, सोडियम एल्कोक्साइड से करते हैं। तो बेटा यहाँ से क्या होता है, NaX निकल जाता है, ROR बन गया आपका ईथर। ये हो गई आपकी विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। अब देखो बेटा हम एल्कोक्सी बेंजीन की बात करते हैं। एल्कोक्सी बेंजीन क्या होता है बेटा, बेंजीन पर OR जुड़ा हो, तो बेंजीन का OR होता है ना बेटा, तो ऑक्सीजन पर क्या होते हैं, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये क्या करता है, डोनेट करता है। जब ये डोनेट करता है तो इस पे तो आ जाता है प्लस चार्ज। क्लियर है ना, लोन पेयर डोनेट किया तो डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्यों, क्योंकि एक लोन पेयर का मतलब होता है एक बॉन्ड, समझ गए ना, क्योंकि एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर है ना। तो अब ये क्या करेगा, इसने एक लोन पेयर डोनेट किया अर्थात एक बॉन्ड दिया, तो अब क्या और इसके साथ क्या करेगा, ये वाला कार्बन, देखो इसको मैं यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये है O, ये R, ये हो गए बेटा आपके 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये है एक कार्बन। ठीक है ना, हालांकि प्रत्येक कॉर्नर पे एक कार्बन ही है ये। अब देखो बेटा, और इनसे जुड़े हैं आपके क्या, हाइड्रोजन। इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिए, तो इसको इलेक्ट्रॉन देने का मतलब है यहाँ बन गया बेटा बॉन्ड और यहाँ आ गया प्लस चार्ज। तो अब ध्यान से देखो, इस कार्बन की बात करें तो इसके 5 बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4 5, और कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है बेटा, ज्यादा से ज्यादा 4। तो ये क्या करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये बॉन्ड तो खत्म, और इस पर आ जाएगा क्या बेटा, माइनस चार्ज। तो यही हमने पहली स्ट्रक्चर बताई है कि O पे प्लस और इस वाले कार्बन पे क्या आ गया है, माइनस चार्ज। अब क्या करेगा बेटा ये कार्बन, अब ये कार्बन इसको इलेक्ट्रॉन को रोटेट करेगा। क्यों, अब देखो, क्योंकि अब इस कार्बन की बात करें ना बेटा, तो इसमें एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, 3 ही बॉन्ड है, और कार्बन को चाहिए स्टेबल होने के लिए 4 बॉन्ड।
तो ये क्या करेगा, इस वाले कार्बन से हेल्प मांगेगा और ये वाला कार्बन क्या करेगा, ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इससे दे देगा। तो इस पे आएगा माइनस, इस पे आएगा प्लस, ये प्लस माइनस आपस में क्या करेंगे, इधर बेटा बॉन्ड बना लेंगे, मतलब वो माइनस चार्ज आ गया इधर। तो वही हमने देखो सेकंड अगली रिएक्शन में, सॉरी अगली आपकी स्ट्रक्चर ये बनाई, ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आ गए तो इस पे प्लस आया, प्लस और माइनस ने क्या किया, बॉन्ड बना लिया। सेम ऐसा यहाँ रोटेशन होगा तो बेटा इस पे प्लस आएगा, प्लस माइनस यहाँ बॉन्ड बना लेंगे और माइनस आ जाएगा कहाँ बेटा आपका यहाँ, फिर इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वापस ऑक्सीजन पर जाएंगे तो यहाँ की इस वाले कार्बन में प्लस आएगा, प्लस माइनस बॉन्ड बना लेंगे और ऊपर क्या आ जाएगा वापस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये था बेटा आपका एल्कोक्सी बेंजीन की अनुनादी संरचना। क्लियर हुआ बेटा? आप इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फिर क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। अब देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18 नंबर की, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए। अब बेटा वो कौन कौन सी अभिक्रिया है, पहली है कैनिजारो अभिक्रिया, दूसरा है क्रॉस एल्डोल संघनन, तीसरा है हेल्महोल्ट्ज-जेलेंस्की अभिक्रिया। सबसे पहले बेटा हम कैनिजारो अभिक्रिया की बात करें तो कैनिजारो अभिक्रिया केवल वही एल्डिहाइड देंगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, ठीक है ना। तो हमने क्या किया बेटा, फॉर्मेल्डिहाइड लिया। अब कैनिजारो अभिक्रिया में होता है क्या बेटा, चाहे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड चाहे सोडियम हाइड्रोक्साइड, जैसे हमने NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराई है, आप इसकी जगह पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हो। तो बेटा अल्फा हाइड्रोजन रहित एल्डिहाइड की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराओगे ना तो एल्डिहाइड का एक अणु, दो अणु लिए ना, एक अणु अल्कोहल में और दूसरा सोडियम या पोटेशियम कार्बोक्सिलेट आयन में या कार्बोक्सिलेट लवण में परिवर्तित हो जाता है। इस अभिक्रिया को हम कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। तो रिएक्शन ये रही। क्रॉस एल्डोल संघनन में क्या होगा बेटा, क्रॉस एल्डोल संघनन में क्या होंगे, अलग अलग प्रकार के एल्डिहाइड लेंगे। अब अलग अलग प्रकार के एल्डिहाइड लेंगे तो क्या होगा बेटा, आपको 4 प्रकार के उत्पाद मिलेंगे। वो 4 प्रकार के उत्पाद कौन से हैं वो इस रिएक्शन में आप देख सकते हो। रिएक्शंस आपके हमने लिख दिए। आगे है हेल्महोल्ट्ज-जेलेंस्की अभिक्रिया, HBZ रिएक्शन के नाम से भी इसको जानते हैं। तो ये क्या होता है बेटा, कार्बोक्सिलिक अम्ल लेते हैं और इसकी क्रिया हम हैलोजन से कराते हैं लाल फास्फोरस की उपस्थिति में। तो बेटा आपको अल्फा और अल्फा अल्फा डाई हेलो यानी अल्फा हेलो भी मिल सकता है और अल्फा अल्फा डाई हेलो आपका कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव्स प्राप्त होता है। वो ये रिएक्शन है। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन एक बार निकाला और दूसरी बार हमने दोनों हाइड्रोजन निकाल दी और 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए, ठीक है ना। फिर चलते हैं बेटा सेक्शन डी की ओर। सेक्शन डी में आपके क्या होंगे बेटा, 2 क्वेश्चन आएंगे और 2 क्वेश्चन भी 4 नंबर के, तो टोटल 8 नंबर का है ये आपका सेक्शन। तो इसमें पहला क्वेश्चन लेकर चलते हैं जो कि आपका 90 नंबर का होगा। लिखा है कि निम्न के कारण लिखिए। कारण लिखने पहला क्वेश्चन है कि टर्सरी एमीन की तुलना में प्राइमरी एमीन का क्वथनांक उच्च होता है, यानी कि जो तृतीयक एमीन होते हैं ना इनकी तुलना में प्राथमिक एमीन का क्वथनांक उच्च होता है, इसका कारण लिखना है। दूसरा है बी नंबर कि एनिलीन फ्रीडलक्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देती है, इसका भी कारण लिखना है। सी नंबर है कि एमाइड की अपेक्षा एमीन अधिक क्षारीय है, इसका भी कारण लिखना है। और लास्ट है बेटा एथिल एमीन के जली विलयन का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका भी हमें कारण लिखना है। तो सबसे पहले हम टर्सरी एमीन की तुलना में प्राथमिक एमीन का क्वथनांक उच्च होता है। क्यों प्राथमिक एमीन का क्वथनांक क्यों उच्च होता है बेटा, क्योंकि प्राथमिक एमीन में क्या होते हैं, हाइड्रोजन परमाणु होते हैं जो क्या करते हैं, जल के अणु के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। अब होता क्या कि प्राथमिक एमीन क्या करता है बेटा, प्रबल अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध बना लेता है, जिसके कारण क्या होता है, इनमें संगुणन हो जाता है। यही कारण है कि बेटा प्राथमिक जो आपका एमीन है इसका क्वथनांक तृतीयक एमीन से क्या होता है, ज्यादा होता है। लेकिन अगर हम तृतीयक एमीन की बात करें तो ये बेटा किसी भी प्रकार का कोई हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता। क्यों, क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन नहीं होते, नाइट्रोजन अणु के पास, ठीक है ना। तो देखो बेटा वही हमने लिखा है कि प्राइमरी एमीन के अणुओं के बीच प्रबल अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, जिसके कारण अणुओं का क्या हो जाता है बेटा, संगुणन हो जाता है। अतः प्राइमरी एमीन का क्वथनांक उच्च होता है, जबकि टर्सरी एमीन के मध्य हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता। क्लियर हो गया। सेकंड क्वेश्चन है बेटा कि एनिलीन फ्रीडलक्राफ्ट अभिक्रिया क्यों नहीं देती। बेटा देखो एनिलीन जो है ना, तो एनिलीन जब भी फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन कराएंगे तो हम क्या करेंगे, एल्किल हैलाइड या एसिल हैलाइड के साथ कराएंगे। तो एनिलीन एसिल हैलाइड या एल्किल हैलाइड से क्रिया ना करके किससे, उसके उत्प्रेरक यानी कि निर्जल AlCl3 के साथ क्रिया करके संकुल यौगिक बना लेती है। तो वही हमने देखो लिखा बेटा कि एनिलीन AlCl3 से क्रिया करके संकुल बना लेता है, जिसके कारण एनिलीन फ्रीडलक्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देती है। थर्ड क्या लिखा है बेटा, थर्ड लिखा है कि थर्ड है कि एमाइड की अपेक्षा एमीन अधिक क्षारीय है। क्यों, एमाइड की अपेक्षा एमीन अधिक क्षारीय है। क्यों, तो क्या होता है बेटा, क्योंकि एमीन में क्या होता है बेटा, जो नाइट्रोजन परमाणु है वो डायरेक्ट कार्बन से या एल्किल ग्रुप से जुड़ा होता है। तो एल्किल ग्रुप क्या करता है, बेटा, एल्किल ग्रुप जो आपका नाइट्रोजन है ना उसको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट या अपना बंध का इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। या ये हम कह दें कि बेटा जो आपका नाइट्रोजन परमाणु है तो इस पे क्या है, प्लस आर प्रभाव जुड़ा होने के कारण ये आसानी से अपना लोन पेयर किसी को डोनेट कर देता है। क्लियर हो गया।
क्योंकि आपको पता है लुईस ने ही बताया था कि जो आपके यौगिक लोन पेयर डोनेट करें वो क्षार होते हैं, तो लुईस क्षार की तरह ये कार्य करता है। लेकिन अगर हम एमाइड की बात करें तो एमाइड में क्या होगा बेटा, एमाइड में क्या होगा, RCONH2। तो RCONH2 में क्या होगा बेटा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर और ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इधर। ये क्या दिखाने लगता है, अनुनाद दिखाने लगता है, तो वो अनुनाद में पार्टिसिपेट कर लेते हैं। तो इसका आंसर कैसे लिखोगे अब देखते हैं। तो हमने लिखा बेटा एमीन में R समूह के +I प्रभाव के कारण इलेक्ट्रॉन युग्म आसानी से उपलब्ध हो जाता है। इलेक्ट्रॉन युग्म क्या है, आसानी से उपलब्ध हो जाता है। जबकि RCONH2 यानी कि एमाइड में नाइट्रोजन के एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म किसमें बेटा, कार्बोनिल समूह यानी कि CO, जैसे अभी हमने आपको बताया ये CO के साथ अनुनाद में भाग लेता है। क्लियर है ना। तो यही कारण है बेटा कि जो आपका प्राथमिक एमीन है वो अत्यधिक, या ये कह दें कि ज्यादा क्षारीय है, किसकी तुलना में, एमाइड की तुलना में। आगे देखो बेटा लिखा है क्वेश्चन नंबर डी के एथिल एमीन के जलीय विलयन का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। बेटा एथिल एमीन, एमीन क्या है आपका, क्षारीय विलयन है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब एल्किल एमीन क्षारीय विलयन है तो ये क्या करेगा, ये बेटा लाल लिटमस पत्र को कैसा कर देगा, नीला कर देगा। क्लियर आ गया समझ में। अब बेटा जल्दी से स्क्रीनशॉट लो फिर आगे चलते हैं। अब देखो बेटा इसी के साथ इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन है बेटा कि ग्लाइकोसाइडिक बंध क्या है या ग्लाइकोसाइडिक बंध किसे कहते हैं। दूसरा है बेटा अपचायक शर्करा में पाए जाने वाले 3 गुण लिखो। तीसरा है कि सम विभव बिंदु क्या है, और लास्ट लिखा कि वे 2 रासायनिक अभिक्रियाएं लिखिए जिनसे निश्चित होता है कि ग्लूकोज अणु में एक कार्बोनिल समूह है। सबसे पहले बेटा हम पहला ग्लाइकोसाइडिक बंध किसे कहते हैं। तो क्या होता है बेटा, जो आपकी मोनोसैकेराइड इकाइयां होती है ना, वो परस्पर जिस बंध से जुड़ी हों तो उसे ही हम कहते हैं। तो वही हमने लिखा बेटा कि मोनोसैकेराइड इकाइयां परस्पर जिस बंध से जुड़ी होती हैं उसे ही हम क्या कहते हैं बेटा, ग्लाइकोसाइडिक बंध कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि अपचायक शर्करा में पाए जाने वाले 3 गुण। अपचायक शर्करा में पाए जाने वाले 3 गुण क्या है कि बेटा ये फेनिलहाइड्रोजीन के साथ ओसाजोन देता है, दूसरा है ये परवर्ती ध्रुवण घूर्णन प्रदर्शित करता है, और तीसरा क्या है, ये हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ ऑक्साइम बनाता है। ये अपचायक शर्करा के 3 गुण हैं। आगे लिखा है बेटा सम विभव बिंदु किसे कहते हैं। तो सम विभव बिंदु क्या है, तो बेटा विलयन का वह पीएच जिस पर विद्युत विभव लगाने पर, विलयन का वह पीएच जिस पर विद्युत विभव लगाने पर क्या होता है, कोई भी एमिनो अम्ल किसी भी इलेक्ट्रोड की ओर गमन नहीं करता, कोई भी एमिनो अम्ल किसी भी इलेक्ट्रोड की ओर नहीं जाता, उस विभव को ही हम बेटा क्या कहते हैं, सम विभव बिंदु कहते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है बेटा आपका कि वे 2 रासायनिक अभिक्रियाएं लिखिए जिनसे निश्चित होता है कि ग्लूकोज अणु में एक कार्बोनिल समूह है। तो बेटा हमने ग्लूकोज को हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ क्रिया कराई तो आपका क्या बन जाएगा, ऑक्साइम बन जाएगा। ठीक है ना। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से बेटा आपका H2O निकल जाएगा, ऐसे यहाँ से H2O निकल गया तो CH डबल बॉन्ड के साथ NOH जुड़ जाएगा, ये ग्लूकोज ऑक्साइम बना। ये क्या बना बेटा, ग्लूकोज ऑक्साइम। ठीक है ना। और यहाँ HCN से कराओगे तो बेटा HCN क्या करेगा, एल्डिहाइड ग्रुप के साथ योगात्मक अभिक्रिया देगा। क्लियर है ना। तो यहाँ ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। तो ये 2 अभिक्रियाएं बेटा क्या बताती हैं, क्योंकि देखो बेटा इसने भी किस पर, CHO ग्रुप पर अटैक किया और इसने भी किस पर, HCN ने भी CHO पर। बाकी देखो CHOH का होल 4 CH2OH इसमें भी देखो सेम लिखा है ना। तो ये थी बेटा आपकी सीरीज नंबर 6। क्लियर हुआ ना बेटा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर अगर बेटा आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।